इजराइल फ़लस्तीन का युद्ध जो है, जो 6 महीने से चल रहा है, वो एक नए मोड़ पे आके खड़ा हुआ है और हर एक इंसान आज ईरान को देख रहा है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान ने अपने हमले शुरू किए हैं, ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च की हैं। यूएस ने पहले कतर और कुवैत से उनकी एयरबेसेस मांगी थी, कतर और कुवैत ने एयरबेसेस का मना कर दिया। जिसके बाद यूएस ने भी ये बयान, एक सोशल मीडिया वायरल है जो बाइडेन का, कि वो ईरान पे हमला नहीं करेंगे, ऐसा इजराइल से उन्होंने कहा है। कितना सच है कितना नहीं है इसमें ये एक अलग विषय है। 6 महीने के बाद जब 80% गाज़ा तबाह हो चुका है, 6,500 एकड़ ज़मीन इजराइल ने कब्ज़े में ले ली है गाज़ा की, 30,000 से अधिक बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, न जाने कितने लोग जो हैं अभी मलबे में दबे हुए हैं, भूख से और इन तमाम चीज़ों से मारे जा रहे हैं। जो ब्लॉकेड है वो सारी एक तरफ चीज़ें हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कंपैरिजन कि ईरान कितना शक्तिशाली है और इजराइल कितना शक्तिशाली है। इस सब के बाद एक मुस्लिम देश ने हमले की शुरुआत की है और उस हमलों में भी कितनी कैजुअल्टीज़ हैं कितनी नहीं है, मीडिया में क्या रिपोर्टिंग है, क्या सही है क्या गलत है, ये आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये लोग यही पूछ रहे हैं कि ईरान को अगर आज हमला करना था तो शायद ईरान शुरुआत के दौर में अगर हमला करता या जंग में आता तो बहुत से मासूम बच्चे, बेकसूर लोगों की जान बच जाती। खैर, अब क्या है, देर आए दुरुस्त आए है, या हम सब जो देख रहे हैं वो एक इल्यूजन है हमारे आसपास, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ईरान और इजराइल की शक्ति का एक कंपैरिजन वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे था, तो मैंने सोचा आपको उसको एक बार उससे रूबरू कराऊं कि ईरान के पास क्या है और उसके बदले में इजराइल के पास क्या है। अगर ये युद्ध होता है तो इजराइल का क्या हाल होने वाला है, और ईरान अगर वाकई में युद्ध में है तो इजराइल का फिर कौन उसके साथ में आएगा। यूएस अगर मना कर चुका है और इजराइल का क्या होगा, ये देखने लायक होगा। ईरान वर्सेस इजराइल, ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने स्टैट्स दिए हैं कि टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 87.6 मिलियन है किसकी, ईरान की पॉपुलेशन, और इजराइल की पॉपुलेशन उसकी तुलना में कुल 9 मिलियन है। मतलब इजराइल से ईरान पॉपुलेशन में 10 गुना ज़्यादा है। मैन पावर की अगर बात करें तो ईरान के पास 50 मिलियन, लगभग 49 से 50 मिलियन मैन पावर है, और यूएस के इजराइल के पास कुल 4 मिलियन से कम और 3.5 मिलियन से ज़्यादा मैन पावर है। तो ये अगर हम 4 मिलियन नहीं मान लें तो ये भी 10 गुना कम है इजराइल के पास। अब ये फिट फॉर सर्विस तो एक अलग विषय है। मिलिट्री पर्सनल, ये एक्चुअल चीज़ है। मिलिट्री पर्सनल, एक्टिव पर्सनल, मतलब सैनिक जो हैं वो 6,10,000 हैं ईरान के पास फ़ौज में, और वहीं पर अगर इजराइल की बात करें तो कुल 1,70,000 है। इजराइल के पास सैनिक ईरान से बहुत कम है। रिज़र्व पर्सनल की अगर बात करें तो रिज़र्व फोर्सेस में 3.5 लाख जो सैनिक हैं वो हैं, इजराइल के पास 4,65,000 है। अब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो ईरान के पास 2,20,000 हैं लोग, और इजराइल के पास कुल 35,000 हैं। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा आगे पीछे इजराइल का डिफेंस बजट ज़्यादा है, 24 बिलियन है, ईरान का 10 बिलियन है। अगर कर्ज़े की बात करें तो ईरान के ऊपर कुल $8 बिलियन का कर्ज़ा है, लेकिन इजराइल के ऊपर 1,35,000 बिलियन का कर्ज़ा है। फॉरेन रिज़र्व की बात है वो बहुत मैटर यहाँ नहीं करेगा। एयर पावर की बात करें तो टोटल एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है, इजराइल के पास 612 है। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ईरान के पास 13 हैं, इजराइल के पास 48 हैं। लैंड पावर की, टैंक स्ट्रेंथ की बात करें तो एयर स्ट्राइक्स करने में, हवाई हमलों में इजराइल थोड़ा ताकतवर है कंपैरेटिवली, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत कमज़ोर है, उसी के आसपास ईरान भी है। लेकिन अगर हम लैंड पावर की बात करें तो टैंक्स जो हैं वो मिलिट्री टैंक्स ईरान के पास 1996 हैं, लगभग 2,000 मिलिट्री टैंक्स हैं। वहीं पर इजराइल के पास ये मिलिट्री टैंक्स की संख्या 1,370 है। तो अगर ज़मीनी हमलों की बात होती है तो इजराइल वैसे भी गाज़ा में कमज़ोर था, काफ़ी ज़मीनी लैंड जो हमले थे उसके ऊपर ईरान के सामने भी इजराइल काफ़ी कमज़ोर है। आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड जो सेना के जो गाड़ियाँ होती हैं, जो हथियारों से लैस होती हैं, वो ईरान के पास 65,765 है संख्या में, और इजराइल के पास 43,407 है, इसमें कम है। ऐसे ही अगर आप नेवल पावर की बात करें, जो पानी के और जो समुद्र की लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, तो फ्लीट जो है जहाज़ों की लड़ाकू, वो ईरान के पास 101 है और इजराइल के पास 67 है। इजराइल यहाँ भी कमज़ोर है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
यूएस पहले ही मना कर चुका है कि ईरान पर वो हमले में साथ नहीं देगा। यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है। जो बाइडेन के खिलाफ माहौल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और वो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं कर सकता है। एक तरफ तो एक बड़ा वर्ग जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का है वो उनसे नाराज़ होगा, जो उनकी पार्टी का मूल वोटर है, हो ही रहा है। और दूसरी तरफ जो खर्चा यूएस का, टैक्स पेयर्स का इजराइल के सहायता में जाएगा, उससे वो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास परेशानियां हैं, यूएस सरकार से वो नाखुश हैं, उनकी नाराज़गी और बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है जिस टाइम पर ईरान और इजराइल की लड़ाई होती है, तो यूएस का बहुत बड़ा रोल इसमें आप नहीं देखते हैं। सबमरीन्स की अगर बात करें, जो अंदर से हमला करने के लिए सबमरीन्स हैं, 19 हैं ईरान के पास और इजराइल के पास ये कुल 5 हैं। एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो ईरान के पास 319 हैं, इजराइल के पास 42 हैं। मर्चेंट मरीन 942 है ईरान के पास, इजराइल के पास 45 है। नेशनल रिसोर्सेज में ईरान बहुत आगे है और इजराइल जो है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर ज़ीरो है, उसकी डिपेंडेंसी है। ईरान की डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर भी। तो ये एक कंपैरिजन है जिसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। अब ऐसे में इजराइल बात करेगा, ईरान की लड़ाई को अवॉइड करेगा, गाज़ा में टेंशन जो हैं वो ख़त्म होंगे नहीं होंगे, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन सवाल मेरा यहीं पर आके अटकता है कि ये इतनी देरी से खैर एक देश आगे आया है। फ़िलहाल नाउम्मीदों में और नाउम्मीदियों में और मायूसी के इस दौर में, एक चीज़ मायूस तो कर होना नहीं चाहिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स के इस दौर में एक उम्मीद की किरण लोगों को ईरान से दिख रही है। पर आज किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, क्योंकि एक कहावत ने हम्माम में सभी नंगे। क्या टर्की ने किया, क्या सऊदी ने किया, क्या कतर ने डिप्लोमेटिक टाइज़ और उसकी चर्चाओं के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया है, लेकिन क्या यूएई या क्या कोई मुस्लिम देश या अब ईरान का आना, ईरान भी इतने समय से हमले की बात करता रहा है। अब उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला, उनको एक बहाना मिला जिससे वो हमला कर सकते हैं, युद्ध में आ सकते हैं। लेकिन मैंने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें ईरान के किसी ऑफिशियल ने कहा था कि हम तभी इस जंग को आगे बढ़ा सकते हैं जब इजराइल रिटेलिएट करे, जवाबी हमले दे। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके क्या असर होंगे, कि क्या इसका परिणाम होगा, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से नरसंहार हुआ है और सबकी खामोशी रही और नरसंहार लगभग हो ही गया है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं कि ईरान जो रेड कर रहा है इजरायली कंटेनर्स के ऊपर, बहुत सी चीज़ों पे उसके वीडियोस भी जारी कर रहा है। तो ये एक उम्मीद है। उम्मीद में आगे क्या होना है ये आने वाले समय में पता चलेगा। मैं आपसे बस इतना कहता हूँ कि उम्मीद हमें रखनी चाहिए, लेकिन आँख बंद करके भरोसा करना शायद गलत हो सकता है। कोई भी चीज़ बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकती है। खैर, उम्मीद है पूरी कि ईरान जो है वो गाज़ा में शांति लाने के लिए और इजराइल को सही रखने के लिए आगे बढ़ेगा और एक पॉजिटिव साइड पे इस युद्ध का अंत होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आखिरी तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।